इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज आती है उसका मिकदार क्या होता है। तो यूके के अंदर जो डोमेस्टिक सप्लाई आती है वो तकरीबन 230 वोल्ट तक होती है, और उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी कि घरों के अंदर जो बिजली आती है, वो तकरीबन 220 वोल्ट तक होती है। और उसके बाद अगर ये चीज़ देखें तो जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली की वायर होती है, वो डेंजरियस बहुत ख़तरनाक हो सकती है और इंसान को मार सकती है। ये जो मुख्तलिफ वायर्स होती हैं, जैसे आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, ये एक फ्रेड वायर है। तो दिस माइट मीन स्ट्रेंथ्स ऑफ द वायर विद अ हायर रेजिस्टेंस एट वन पॉइंट। अब ये करने से क्या हो जाएगा कि इस वायर के अंदर किसी एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब जब रेजिस्टेंस किसी एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा हो जाती है तो फिर वहाँ से जो करंट का जाना होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी वहाँ करंट ज़्यादा रुकता है, और करंट रुकने की वजह से वहाँ हीट पैदा होती है, जिसको हम हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। और हीटिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा गर्म होके फिर वो जो गर्मी है, वो जो हीटिंग है, वो इस वायर को ही पिघला सकती है, वो इस वायर को ही मेल्ट कर सकती है। तो वायर जब गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर ये जो इंसुलेशन लगी हुई है, जो कपड़ा लगा हुआ है या जो प्लास्टिक लगी होती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं इंसानों को बचाने के लिए, वही वायर फिर हमारे लिए ख़तरा भी साबित हो सकती है, वही इंसुलेशन हमारे लिए ख़तरा भी साबित हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर फिर आग जल सकती है। अब ये जो एक्सटेंशंस लीड होती हैं, एक्सटेंशन लीड्स, वो ओवर हीट हो सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो वायर्स होती हैं वो कॉइल्ड अप होती हैं, या उनके अंदर जो वायर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, या अगर उनके अंदर हम स्विचेस ज़्यादा लगाते हैं, और स्विचेस ज़्यादा लगाने की वजह से वहाँ करंट उन वायर्स के अंदर ज़्यादा फ़्लो होता है, और करंट ज़्यादा फ़्लो होने की वजह से द करंट फ्लोइंग विल वार्म द वायर्स। वो जो वायर्स हैं वो गर्म हो जाती हैं, जो एक्सटेंशन लीड्स होती हैं। मगर वो जो वायर्स गर्म हो जाती हैं, और अगर आपकी वायर्स वाउंड हों तो फिर क्या होगा कि वो जो टाइट बंडल्स होंगे, तो इसका मतलब है कि हीट को उस कमरे से निकलने के लिए जो जगह है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ ये जो अगर वायर वाउंड है, तो वायर वाउंड होने की वजह से यहाँ जो करंट आएगा, तो करंट जो हीट प्रोड्यूस करेगा उस वायर के अंदर, उस हीट को निकलने के लिए, कोई भागने के लिए कोई जगह नहीं, जिसकी वजह से पूरी वायर जो है वो गर्म होके वहाँ फायर प्रोड्यूस हो सकती है, या फायर कर आ सकती है। अगर स्विचेस के अंदर वाटर जो है लीक हो जाता है, वाटर लीक्स इनटू प्लग और सॉकेट, देयर इज अ रिस्क ऑफ समवन गेटिंग इलेक्ट्रोक्यूटेड एज वाटर विल कंडक्ट द करंट। तो अगर कोई बंदा ऐसे स्विच को टच करता है जिस स्विच के अंदर पहले ही पानी लगाया हुआ है या पानी है उसके अंदर, तो उस शख्स को ख़तरा है कि उसको बिजली अट्रैक्ट कर सकती है, या वो बिजली के अंदर लग सकता है। और कोई भी अगर इंसान बिजली में फंस जाए तो हम उसको इलेक्ट्रोक्यूट कहते हैं, या कोई भी चीज़ जो बिजली में लग जाए तो हम उसको इलेक्ट्रोक्यूटेड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोक्यूटेड वो चीज़ इस वजह से हो जाएगी क्योंकि उस स्विच के अंदर पानी है, और पानी जो है बिजली को कंडक्ट करता है। इसलिए अगर आपके हाथ गीले हों, देन डोंट ट्राई टू टच द बोर्ड्स और सॉकेट्स और प्लग्स। और ये जो लॉन मूवर्स हैं ये इसके डेंजर्स हैं, और ये जो लॉन मूवर्स हैं जिनकी ज़रिए से हम घास जो है या ग्रास जो है वो काटते हैं, उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक हेज ट्रिमर होता है। यहाँ उनके नीचे एक ट्रिमर होता है, हेज ब्लेड होता है। वो क्या करता है कि जैसे जैसे आप उसको चलाते जाते हैं वो ग्रास काटता जाता है, लेकिन ये जो वायर इसके नीचे आ गई है, वो हो सकता है कि कहीं पे किसी टाइम उस वायर को वो कट कर दे। तो कटिंग थ्रू द केबल्स, अ प्लग इन आरसीडी शुड ऑलवेज बी यूज्ड टू अवॉइड इलेक्ट्रोक्यूशन। तो इस वजह से उसके अंदर जो प्लग है वो आरसीडी में ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोक्यूशन से बचा जा सके। ऐसे ना हो कि ये वायर कट जाए और वो वायर किसी यूज़र को, किसी इंसान को जाके लगे और उसको इलेक्ट्रोक्यूट कर सके। इसलिए ज़रूरी है कि हमने प्लग आरसीडी के अंदर लगा लेनी होती है। अब ये है मेंस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो एक स्विच है, इसके अंदर ये जो बाहर से प्लास्टिक है, इसको हम इस इंसुलेटेड कैसिंग कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी कैसिंग है जो इंसान को या किसी भी जानदार चीज़ को इस बिजली से टच करने से बचाती है। तो जो बाहर से इसको कैप है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक इंसुलेटेड कैसिंग। तो ये कोई कैप उन्होंने शौक से नहीं डाली, ये इस वजह से है ताकि वो इंसानों को या ह्यूमंस को बिजली से इलेक्ट्रोक्यूट होने से बचाएं। ये जो ब्लू वायर है, इस ब्लू वायर को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर।
और ये न्यूट्रल वायर होती है। उसके बाद ये जो वायर है ये अर्थ वायर है, येलो एंड ग्रीन, एंड स्टॉप्स मेटल अप्लायंसेस बिकम लाइव इफ़ देयर इज़ अ फॉल्ट। अगर यहाँ कोई फॉल्ट हो जाएगा तो ये जो वायर है जिसको हम अर्थ वायर कह रहे हैं ये स्टॉप करेगी कि मेटल जो अप्लायंसेस हैं उनको उसमें करंट जाने से और वहाँ उनको जलाने से ये जो अर्थ वायर है या ये जो येलो एंड ग्रीन वायर है ये उन अप्लायंसेस को उससे बचाएगी। और उसके बाद ये जो लाइव वायर है जिसका कलर ब्राउन है और कुछ कंट्रीज़ में अलग भी है, तो ये अल्टरनेटिवली इसके अंदर करंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता जाता है। मतलब जो भी करंट आता है एसी करंट वो सारा इस लाइव वायर के अंदर आता है, या जो ब्राउन वायर होती है सारी की सारी ये जिम्मेवार है। और कहीं ये ब्राउन होती है और कहीं ये रेड वायर होती है। तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये रेड वायर है, और जहाँ आप न्यूट्रल वायर देख रहे हैं तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये न्यूट्रल वायर ब्लैक होती है। तो ब्लैक एंड रेड भी अक्सर औकात चलती हैं। तो ये जो न्यूर लाइव वायर है जिसका कलर ब्राउन है इसके अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव कलर आता जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सर्किट के अंदर फ्लो होता रहता है। और साथ में हर सर्किट के अंदर या हर स्विच के अंदर फ्यूज़ होना लाजमी है। फ्यूज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। ये जो फ्यूज़ है ये ना न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्टेड होता है ना अर्थ वायर के साथ कनेक्टेड होता है, बल्कि फ्यूज़ को हमने हमेशा कनेक्ट रेड वायर के साथ, ब्राउन वायर के साथ, या उसका नाम है लाइव वायर के साथ हमने कनेक्ट करना होता है। इफ़ द करंट गोज़ टू हाई द फ्यूज़ विल ब्लो। अगर फ्यूज़ के लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका करंट ज़्यादा बढ़ जाता है, खुदा न खास्ता करंट स्विच के अंदर ज़्यादा आ गया कुछ वजूहात की वजह से, तो वो जो करंट है वो करंट स्विच से आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि करंट आगे जाने से पहले ही ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, यानी कि फ्यूज़ जल जाएगा। फ्यूज़ जलने की वजह से करंट आगे की तरफ नहीं जाएगा और हमारा जो आगे वाला सर्किट होगा वो इस बिजली के नुकसान से बच जाएगा। तो एंड एज द करंट गेट्स टू हाई, जैसे ही करंट ज़्यादा हो जाता है द फ्यूज़ विल ब्लो। उसके बाद ये जो फ्यूज़ है वो ब्लो हो जाएगा यानी फट जाएगा एंड ब्रेक द सर्किट। तो उसके बाद ये जो करंट जाना है दूसरी डिवाइस के पास या दूसरी मशीन के पास वो नहीं जाएगा और उस मशीन को हम सेफ रख सकेंगे। दूसरी ये है केबल ग्रिप कीप्स द वायर इनसाइड द प्लग सिक्योरली। इन वायर्स वो ये जो नेकेड वायर्स हैं इनको केबल ये जो ग्रिप है ये इसको हम केबल ग्रिप कहते हैं और ये इनको मजबूती से थामे यहाँ रखती है। बाकी ये जो वायर के ऊपर है इसको हम प्लास्टिक वायर आउटर कवरिंग कहते हैं, और ये आउटर कवरिंग है जो इन वायर से डायरेक्ट टच को बचाती है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये जो प्लग्स हैं मैं हैव ओनली टू पिंस, यहाँ हमने पढ़ा कि जो प्लग्स हैं वो तीन हैं, वो न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर एंड लाइव वायर। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स होती हैं। बाकी जो अर्थ वायर है ये लगी हुई नहीं होती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेड और ब्लैक होती हैं। द अर्थ कनेक्शन इज़ मेड बाय टू मेटल कॉन्टैक्ट्स एट द एज। और अर्थ का जो कनेक्शन है वो दो मेटल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए से किया जाता है, उनके एज के ऊपर, उनके किनारे के ऊपर। अब सम अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल ये जो फ्यूज़ है या ये जो अर्थ वायर है ये हमेशा सर्किट्स के अंदर लगानी ज़रूरी है, ताकि हम मेटल्स को इलेक्ट्रोक्यूट होने से बचा सकें और ज़्यादा चीज़ें जाके न जल सकें उनको हम बचाएं। उनके लिए हम फ्यूज़ भी लगाते हैं। लेकिन कुछ अप्लायंसेस हैं जिस तरह एग्जांपल रेडियो है, उसको कोई भी अर्थ वायर नहीं होती और ना ही हमने उसमें लगानी होती है। ये इसलिए क्योंकि उनका जो आउटर केस है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर प्लास्टिक का ये सारा का सारा इनका आउटर कवर बना हुआ है तो उनके साथ कोई भी अर्थ वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ वायर तब लगाई जाती है जब आपका ये जो बाहर वाला कवर है ये प्लास्टिक का कवर ना हो, बल्कि ये कवर आपका मेटल का कवर हो। जिस तरह बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं उनका कवर अगर मेटल का होता है तो साइड से अर्थ वायर ज़मीन में अंदर जाती है। अगर उनका कवर प्लास्टिक का होगा तो उनके साथ अर्थ वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बिकॉज देयर आउटर केस इज़ मेड अप द प्लास्टिक रादर देन द मेटल। दैट्स व्हाई देयर इज़ नो नीड टू टच द अर्थ वायर with radios। And after that the plastic acts as an extra layer of insulation around the wires। ये जो प्लास्टिक है ये एक्ट करती है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंसुलेशन अराउंड द वायर। तो अगर अर्थ वायर खुद काम कर रही है इंसुलेशन का तो हमें कोई भी नीड नहीं है कि हम इंसुलेशन या फिर हम प्रोटेक्शन के लिए कोई अर्थ वायर लगाएं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक जो है वो सही है। बाकी फ्यूज़ होना लाजमी है। मेंस करंट जो है यूके के अंदर वो 230 वोल्ट है एसी का,
और जबकि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 220 वोल्ट और 220 वोल्ट तक है। AC का मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट। AC, A मीन्स अल्टरनेटिंग एंड C मीन्स करंट। द करंट फ्लोज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अल्टरनेटिंग का मतलब है तब्दील होता हुआ। अब तब्दील का मतलब है कि करंट कभी बैकवर्ड होगा, करंट कभी फॉरवर्ड होगा। तो करंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड 50 टाइम्स पर सेकंड होगा, यानी कि एक सेकंड में वो 50 वाइब्रेशंस करेगा। जब कोई भी वेव 50 टाइम्स वाइब्रेशंस करेगी एक सेकंड के अंदर, तो फिर हम कहेंगे कि वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। एंड वी हैव डिस्कस दिस इन द वीडियो। तो जब भी कोई वेव एक सेकंड के अंदर 50 मरतबा वाइब्रेशंस करेगी, तो फिर हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगर कोई वेव एक सेकंड के अंदर 2 हर्ट्ज 2 टाइम्स वाइब्रेशन करती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज होगी। अगर कोई वेव अगर कोई करंट 10 टाइम्स वाइब्रेशंस करता है, यानी अप एंड डाउन 10 टाइम्स होते हैं एक सेकंड के अंदर, तो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो 10 हर्ट्ज कहलाई जाएगी। उसके बाद हम फ्यूज़ेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आखिर ये फ्यूज़ हैं क्या चीज़ जो हमें बिजली जैसे ही बढ़ जाती है या जैसे करंट बढ़ जाता है, तो ये अपनी कुर्बानी दे देते हैं, अपने आप को जला देते हैं, लेकिन आगे वाली चीज़ का नुकसान नहीं करते। तो जो फ्यूज़ेस हैं उनके अंदर सवाल ये है कि हाउ डज़ द फ्यूज़ एंड अर्थ वायर वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट शॉक्स। शॉक से बचने के लिए और चीज़ों को जलने से बचने के लिए किस तरह फ्यूज़ और अर्थ वायर अपना काम सर अंजाम देते हैं। पहली चीज़ ये है कि फ्यूज़ेस का हम पढ़ते हैं कि इफ़ अ फॉल्ट डेवलप्स, अगर कोई भी फॉल्ट डेवलप होता है, तो ये जो लाइव है, लाइव वायर यानी जिसमें से करंट गुजरता है, जो रेड होती है या जो ब्राउन होती है, टचेस द अर्थड मेटल केस, वो अर्थड मेटल केस के साथ टच करती है। देन अ बिग करंट फ्लोज इन थ्रू द लाइव, फिर उसकी वजह से जो करंट है वो लाइव के अंदर वो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है थ्रो द केस एंड आउट डाउन द अर्थ वायर। फिर उस केस में से उसकी जो केसिंग है, उसका जो मेटल का बना हुआ उसका बाहर से बॉक्स है, उसमें से जैसे ही वो करंट गुजरेगा, तो वो उस मेटल के साथ वो अर्थ वायर लगी हुई होगी जो ज़मीन में जाएगी। तो फिर वो सारा का सारा करंट इंसान को लगने के बजाय वो ज़मीन में चला जाएगा। इसका आप एग्जांपल इस तरह से समझें कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये वायर आ रही है और ये वायर जो है इस मेटल केस में जा रही है और इसने सारा काम यहाँ किया, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से क्या हुआ कि करंट आपका इस केसिंग के अंदर या इस मेटल के अंदर चला गया। फिर हम क्या करते हैं कि इस मेटल के साथ एक वायर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं हम पहले ही। वो वायर ज़मीन में चली जाती है जिसको हम कहते हैं अर्थ वायर। अब खुदा ना ख्वास्ता कभी भी किसी भी टाइम अगर इस वायर में से कोई बिजली आई और इस केसिंग में चली गई जो कि मेटल की बनी हुई है, तो वो सारी बिजली किसी इंसान को लगने के बजाय वो ज़मीन में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ सेफ्टी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका है फ्यूज़, उसके अंदर जो सर्ज इन करंट, सर्ज का मतलब है इंक्रीज़, दिस इंक्रीज़ इन करंट बिलोज द फ्यूज़। अब जैसे ही यहाँ करंट के अंदर इंक्रीज़ आई, वो फ्यूज़ को बिलो कर देगी और ट्रिप्स द सर्किट ब्रेकर, या सर्किट ब्रेकर जो हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा, या फिर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी, विच कट्स ऑफ द लाइफ सप्लाई। या तो फ्यूज़ अपने आप को खुद उड़ा देगा, उड़ाने की वजह से करंट जो बिजली है वो आगे की तरफ नहीं जाएगी, या जो है ये करंट बढ़ने की वजह से जो सर्किट ब्रेकर है, अब लफ्ज़ ब्रेकर में ही पता चल रहा है कि ऐसा सर्किट जो ब्रेक होता हो। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा, तो सर्किट ब्रेकर के अंदर वो जैसे करंट जाएगा, तो वहाँ जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी लाइव की, यानी कि रेड वायर की या ब्राउन वायर की। दिस आइसोलेट्स द होल अप्लायंस, और जैसे ही वो ट्रिप हो जाएगा सर्किट ब्रेकर की वजह से, तो उसके बाद वो पूरा का पूरा अप्लायंस जो है, पूरा का पूरा औजार जो है, पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो आइसोलेट हो जाएगा, यानी सिस्टम ऐसा हो जाएगा जिसमें करंट नहीं गुजरेगा, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू गेट इन इलेक्ट्रिक शॉक। फिर जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक चीज़ से किसी चीज़ को किसी बंदे को नहीं लगेगा फ्रॉम द केस, उस केस में से या उस स्क्रीन में से। इट आल्सो प्रिवेंट्स फायर रिस्क फ्रॉम द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ लार्ज करंट। अगर ये करंट ज़्यादा बढ़ जाता और आपका ये फ्यूज़ और आपका ये सर्किट ब्रेकर या फिर ये अर्थ वायर ना होती, तो ये करंट ज़्यादा होने की वजह से आपकी वायर्स गर्म हो जाती, और गर्म होने की वजह से वहाँ हीटिंग इफ़ेक्ट पैदा हो जाता, और हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ फायर बढ़ सकती थी।
लेकिन जब ये इंसुलेट हो गया या जो है फ्यूज़ उड़ गया या का सर्किट ब्रेकर ने बिजली काट दी, तो फिर उसकी वजह से आप फायर को भी प्रिवेंट कर पा रहे हैं, यानी फायर सर्किट को फिर नहीं लगती। चौथी चीज़ ये है कि फ्यूजेस शुड बी रेटेड एज नियर एज पॉसिबल बट जस्ट हायर देन द नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट। जिस 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 चीज़ में आप फ्यूज़ लगा रहे हैं उस चीज़ में जितना करंट आ रहा है उस करंट की रेटिंग से फ्यूज़ की रेटिंग थोड़ी ज़्यादा हो। यानी कि अगर आपका डिवाइस के अंदर करंट आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग, तो आपका 4.5, तो आपका जो फ्यूज़ होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए, 5 एम्पेयर का होना चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्यूज़ आपका जो है उसकी जो रेटिंग हो वो आपके डिवाइस की करंट की रेटिंग से थोड़ी फ्यूज़ की रेटिंग ज़्यादा हो। लेकिन फ्यूज़ कौन सा इस्तेमाल करें, फिर अब सवाल ये है, 3 एम्पेयर वाला फ्यूज़ इस्तेमाल करें, 5 एम्पेयर वाला फ्यूज़ इस्तेमाल करें या 30 एम्पेयर वाला फ्यूज़। अब बात यह है कि फ्यूज़ का पहले हम इंटरनल उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या उसके बाद हम ये चीज़ पढ़ते हैं। अब 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 13 एम्पेयर का फ्यूज़ हो सकता है। वार्निंग ये है कि इफ़ द रॉन्ग फ्यूज़ इज़ यूज्ड देन इफ़ अ फॉल्ट डेवलप्स, अगर आपने फ्यूज़ जो है गलत इस्तेमाल कर लिया और वहाँ फॉल्ट हो गया तो आपका सर्किट ओवरहीट होगा और आपके सर्किट को फ्यूज़ नहीं बचाएगा, क्योंकि आपने सर्किट के अंदर जो फ्यूज़ लगाया है वो गलत है। और सर्किट माइट ओवरहीट एंड कैच फायर विदाउट द फ्यूज़ ब्लोइंग, और सर्किट आपका ओवरहीट भी हो जाएगा और सर्किट के अंदर फायर भी लग सकती है और आपका फ्यूज़ भी ब्लो नहीं होगा। अब फ्यूज़ ब्लो क्यों नहीं होगा? फ्यूज़ की तो ड्यूटी ही यही है, फ्यूज़ का तो काम ही यही है, जब करंट बढ़े तो उसने उड़ जाना है। अब फ्यूज़ की रेटिंग के ऊपर डिपेंड है। देखें कि अगर आपके पास जो डिवाइस है वो करंट 3 एम्पेयर के करंट पर चल रही है और आपने यहाँ फ्यूज़ लगा दिया 5 एम्पेयर का, और अगर उस डिवाइस के अंदर 4 एम्पेयर करंट भी गया तो वो डिवाइस तो 4 एम्पेयर करंट पे जल जाएगी। लेकिन उसको जलने से बचाने के लिए आपने फ्यूज़ लगाया है 5 एम्पेयर का, और 5 एम्पेयर का फ्यूज़ को आपने ये बता दिया है कि 5 एम्पेयर जब करंट हो तभी आपने जलना है। लेकिन 5 एम्पेयर के करंट से पहले ही वो आपकी डिवाइस जल जाएगी, क्योंकि उसकी रेटिंग तो 3 है और करंट आ गया 4, तो वो जल जाएगा और फ्यूज़ भी उसको रोकेगा नहीं जलने से, क्योंकि फ्यूज़ कह रहा है कि मैं तब अपने आप की कुर्बानी दूंगा जब मुझे कोई 5 एम्पेयर करंट दे। तो आपने उस डिवाइस को जलने से बचाने के लिए आपने 3 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना होगा, ताकि 3 एम्पेयर से अगर करंट बढ़े तो आपका फ्यूज़ उड़ जाए और आपकी जो डिवाइस है वो बच जाए। इसी तरीके से वो हमें कैसे पता चले कि हमें फ्यूज़ 3 एम्पेयर का हो या 5 एम्पेयर का या 13 एम्पेयर का, तो उसके लिए अब हम समझते हैं। To work out the fuse required, we need to know the power rating of an appliance and the voltage rating. सबसे पहले कि अगर आपने ये जानना है कि फ्यूज़ कितनी रिक्वायरमेंट का हो, कितनी रेटिंग का हो, तो आपने जिस चीज़ के लिए फ्यूज़ इस्तेमाल किया है उसका आप पावर रेटिंग देखें और उसकी वोल्टेज रेटिंग देखें। वी कैन देन वर्क आउट द करंट काज बाय द अप्लायंस यूजिंग द इक्वेशन। आप कोई भी डिवाइस लेते हैं तो उस डिवाइस के पीछे वाले हिस्से की जानिब आप देखें कि वो उस डिवाइस की पावर रेटिंग क्या है और उस डिवाइस की वोल्टेज रेटिंग क्या है। जब आपको पावर मिल जाए और आपको वोल्टेज मिल जाए तो आप जाके इस फार्मूले के अंदर पुट करें, आई इज इक्वल टू पी अपन वी। जितना पावर है वो आप ऊपर लिखें और जितना वोल्टेज है वो आप नीचे लिखें, तो आपको पता चल जाएगा कि जितना करंट आए उतना आपने फ्यूज़ लेना है। एग्जाम्पल ये है कि हेयर ड्रायर जो है उसकी पावर रेटिंग है 1.1 किलोवाट, और हेयर ड्रायर की जो वोल्टेज रेटिंग है वो 230 वाट है, वोल्ट है यहाँ लिखा हुआ है। अब आपसे सवाल ये है कि अगर हेयर ड्रायर की ये रेटिंग्स हैं, पावर और वोल्टेज रेटिंग, तो आप बताएं कि इस हेयर ड्रायर के लिए मैं कौन सा फ्यूज़ इस्तेमाल करूं। उसके लिए आपने फार्मूला लगाना होगा आई इज इक्वल टू पी अपन वी। पी जो है, पी की जगह आपने लिखना है पावर 1.1 किलो वाट। तो 1.1 किलो वाट को जब हमने वाट में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 11,000 वाट, और अपान में जो वोल्टेज रेटिंग है यानी वोल्ट है वो हमें मिला हुआ है 230 वाट, 230 वोल्ट। तो हमने 11,000 वोल्ट, 11,000 वाट अपान में हमने लिखा 230 वोल्ट। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें मिला करंट इज इक्वल टू 4.8 एम्पेयर। अब ये जो आई है ये हमें बता रहा है कि यूज़ द फ्यूज़ रेटेड अ लिटिल हायर देन द नॉर्मल करंट।
इस नॉर्मल करंट से फ्यूज़ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर ये 4.8 एम्पेयर का फ्यूज़ है तो आप करंट करंट की इसके अंदर रेटिंग है, तो आपने जो फ्यूज़ लगाना है वो 5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है। अगर 5 एम्पेयर से करंट बढ़ जाएगा तो फ्यूज़ अपने आप को जला देगा, लेकिन करंट इस हेयर ड्रायर की जानिब बढ़ने नहीं देगा। अगर उसने बढ़ने दिया तो ये हेयर ड्रायर जल जाएगा या फ्यूज़ इसके अंदर फायर आ जाएगी। तो इसलिए पावर की रेटिंग इस तरह से हम चेक कर सकते हैं करंट की रेटिंग। एग्जाम्पल ये है कि टेलीविज़न का हम लेते हैं कि पावर रेटिंग टेलीविज़न की है 150 वाट और टेलीविज़न की है वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट। आप बताएं कि इस टेलीविज़न के लिए मैं कौन सा फ्यूज़ इस्तेमाल करूं। उसके लिए आपने फार्मूला लगाना होगा I इज़ इक्वल टू पी अपॉन वी। तो P अपान V में P जो है उसकी जगह हमने लिखा 150 अपान यानी कि ये स्लैश, और V जो है V यानी वोल्ट, वोल्ट है हमारे पास 230 वोल्ट। तो इस हिसाब से हमें जो करंट मिला वो है I इज इक्वल टू 0.7 एम्पेयर। हमने जो फ्यूज़ यूज़ करना होता है वो लिटिल हायर देन द नॉर्मल करंट, नॉर्मल करंट से थोड़ा ज़्यादा करंट का ज़्यादा रेटिंग वाला हमने फ्यूज़ इस्तेमाल करना होता है। अगर ये 0.7 एम्पेयर है, तकरीबन 1 एम्पेयर है, तो हमने फ्यूज़ तकरीबन इस केस में 3 एम्पेयर का इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये है कि इस फ्यूज़ के अंदर क्या चीज़ है जो कुछ ख़ास करंट्स की वजह से वो जल जा रहा है, वो अपने अंदर कुर्बानी दे रहा है, अपने आप को जला के अगले सर्किट को बचा रहा है। तो फ्यूज़ के अंदर ये सिस्टम है कि फ्यूज़ कंटेन अ पीस ऑफ वायर दैट मेल्ट्स ईज़िली। यह होता है कि आपके पास यहाँ से जो बिजली है या जो सप्लाई है वो आती है और वो फ्यूज़ में से गुज़रती है। जैसे ही वो फ्यूज़ में से गुज़रती है तो अगर अगर ये फ्यूज़ के अंदर ये जो मैंने छोटी वायर लगाई है इसकी रेटिंग 5 एम्पेयर है, फ़र्ज़ करें इसकी रेटिंग जो है वो 5 एम्पेयर है। तो जैसे करंट यहाँ आया और करंट यहाँ हो गया 6 एम्पेयर का, तो ये जो बीच में वायर है ये 6 एम्पेयर के करंट को इजाज़त ही नहीं देगी, ये अपने आप को जला देगी, ये मेल्ट हो जाएगी। ये वायर खुद ही मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने की वजह से ये जो करंट है ये आगे जाने से यहाँ ही रुक जाएगा और आगे वाला जो सर्किट होगा, यहाँ जो मशीन होगी, यहाँ जो डिवाइस होगी, वो हमारी इजीली सेव हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं हम, द फ्यूज़ कंटेन्स अ पीस ऑफ वायर दैट इट मेल्ट्स easily इफ़ द करंट गोइंग थ्रू द फ्यूज़ इज़ टू ग्रेट। अगर उसमें से जो करंट जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, द वायर हीट्स अप until it melts, तो आपकी जो वायर है वो हीट अप हो जाएगी, वायर जल्दी वो हीटअप हो जाएगी और हीटअप होने के बाद ये जो वायर है ये खुद अपने आप को मेल्ट कर देगी, पिघला देगी, और ये जो बाहर वाली वायर्स हैं इनको पिघलने से, इनको मेल्ट होने से बचाएगी। द वायर हीट्स अप अंटिल इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। और इस तरीके से यहाँ जो करंट जा रहा था वो यहाँ स्टॉप हो गया और सर्किट हो गया आपका ब्रेक। द फ्यूज़ देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्यूज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं। बस फ्यूज़ का काम था उस चीज़ को बचाना। फिर इस फ्यूज़ को हम निकाल के बाहर फेंकते हैं और दूसरा नया फ्यूज़ लगाते हैं, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता आज के बाद कभी दूसरे टाइम ये करंट बढ़ जाए तो भी फ्यूज़ जो है वो इस्तेमाल उसको रोक सके। दूसरा आपके पास है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर भी सेम जॉब करता है जिस तरह फ्यूज़ करता है, बट इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, मगर वो थोड़ा कुछ अलग वे से काम करता है। सर्किट ब्रेकर्स आर ऑटोमेटिक स्विचेस दैट ट्रिप टर्न ऑफ व्हेन द करंट अराइजेस अबव अ स्पेसिफिक वैल्यू। सर्किट ब्रेकर्स आपके ऑटोमेटिक ऐसे स्विचेस हैं जो आपके करंट जो भी राइज होगा उसको ट्रिप कर देंगे या उसको टर्न ऑफ कर देंगे जब करंट किसी स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ेगा। तो द सर्किट ब्रेकर कैन बी रीसेट बाय प्रेसिंग अ बटन। और सर्किट ब्रेकर जब एक मर्तबा उसने सर्किट को ट्रिप कर दिया, जब उसने एक मर्तबा सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद आप सर्किट ब्रेकर को बटन दबा के उसको दोबारा यानी कि चला सकते हैं। लेकिन आपको सर्किट ब्रेकर को कोई रिप्लेस नहीं करना होगा जिस तरह हम फ्यूज़ को कर रहे थे कि अगर फ्यूज़ जल गया तो फिर हमने दूसरा फ्यूज़ लगाना होगा। ये कंडीशन हमें या इस सूरत सर्किट ब्रेकर की सूरत में नहीं होती। In the next video, we will discuss about the electromagnetic effects and the transmission of the electricity, working of the transformer, and the internal construction of the transformer, like is the magnet field and turning shaft, slip rings, brushes, etc. And how EMF is induced in the battery, or how we induce EMF,
So move the wire in a magnetic field, there are two ways: move the magnet in a coil of wire, and also how the current is produced between two magnets when a coil is placed between them, and the galvanometer gives a current. And also the transmission of the electricity, how electricity is transmitted from power station to our home, will be discussed in the next video, that is the electromagnetic effects.